हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो युक्ति आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम ये जो युक्ति लाए हैं ये है सोलेनोइड, जिसको परिनालिका बोलते हैं। तो समझते हैं परिनालिका होती क्या है और इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और साथ ही साथ इस स्वप्रेरकत्व के लिए, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करेंगे, और दो कोएक्सियल जो सोलेनोइड है या परिनालिकाएं हैं उनके लिए भी हम अन्योन्य प्रेरकत्व का भी व्यंजक समझेंगे। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं बहुत डिटेल ना कर शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, रिवीजन वीडियो बना रहा हूं, तो इसलिए सारी चीजें नहीं, लेकिन हाँ ओरली मैं कोशिश ये करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं। तो समझते हैं कि क्या सोलेनोइड, किस किस थिंग को हम सोलेनोइड बोलेंगे। तो आइए समझते हैं। सोलोनॉइड का मतलब क्या है? सोलोनॉइड का मतलब हम ये समझें कि कोई ऐसी नंबर ऑफ टर्न्स के साथ में कोई ऐसी थिंग्स हो जिसकी लंबाई, जिसकी मतलब एक स्प्रिंग जैसी चीज की लंबाई तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल जो है वो बहुत कम हो। तो ऐसी कोई डिवाइस को हम बोलते हैं परिनालिका। जैसे ये एक प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे बढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बढ़ा रहा हूं, और इसकी लेंथ जनरली ये कॉपर की होती है। किसकी होती है? कॉपर मतलब तांबे की होती है। तो इसको हम बोलते हैं परिनालिका। क्या बोलते हैं बच्चों? परिनालिका। लेकिन जब मैं इसकी बात करूं कि इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको याद रखना है, किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर इसमें धारा मैंने क्या प्रवाहित की? आई। तो म्यू नॉट एन आई। इसमें आई क्या है? धारा है। आई क्या है? परिनालिका में जो आपने धारा प्रवाहित की है वो है। एन या क्या है? संख्या घनत्व है। संख्या घनत्व है बच्चों यहां पर, जो कि इसमें फेरों की संख्या अगर मैं ले लूं कि फेरों की संख्या क्या है? एन है, और इसकी लंबाई क्या है? स्मॉल एल है। तो इसमें एन क्या है? स्मॉल एन क्या है? संख्या घनत्व। तो ये होता है फेरों की संख्या बटे लंबाई। इसको लिखेंगे फेरों की संख्या, और यहां पर आ जाएगा स्मॉल एल मतलब लंबाई। क्या आ गया बच्चों? लंबाई। तो फेरों की संख्या बटे लंबाई को हमने बोला है संख्या घनत्व। और आई क्या है? धारा है। और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है किसी परिनालिका के अंदर। ये चीज समझ में आ गया होगा। दूसरा, अगर मैं इसी को और करके लिखूं तो आपको पता है, इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट, कैपिटल एन को हम कैपिटल, स्मॉल एन को हम कैपिटल एन, और आई और इसके अपॉन में क्या लिख सकते हैं? एल लिख सकते हैं। ये कब? जब इसके अंदर माध्यम क्या हो? वायु या निर्वात हो। वायु या निर्वात हो। ये चुंबकशीलता है, चुंबकीय वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। और म्यू नोट का मान तो पता ही होगा आपको। म्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ यूनिट। इकाई यहां पर होती है, इकाई अभी नहीं लिख रहे हैं हम, सिर्फ नंबर लिख रहे हैं। ये चीज हमें पता है, ये चीजें मैंने बता दी है आपको। ठीक है। तो जब भी हम परिनालिका की बात करें, एक दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहले तो ये होता क्या है? तो परिनालिका एक ऐसे कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर है ना, ऐसे कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर जिसके जो टर्न है उसका क्षेत्रफल बहुत कम हो और उसकी लंबाई क्या हो? बहुत ज्यादा है, तो उसको सोलेनोइड या परिनालिका बोलते हैं। फिर एक चीज और याद रखना है कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है? तो वो म्यू नॉट एन आई है। म्यू नॉट आप इतनी बार पढ़े हैं, पता ही है। और इसमें क्या चीज है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसमें ये संख्या घनत्व, इसको ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसके एंड्स पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, इसके एंड्स पर, तो ये हाफ होती है। एंड्स पर अगर बात करें BEND, तो एंड पर होती है हाफ म्यू नॉट एन आई। ध्यान रखिएगा, एंड मतलब यहां वाले एंड पर और यहां वाले एंड पर, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये वाली मिल जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। तो सोलेनोइड समझ में आ गया, परिनालिकाएं किसे कहते हैं ये समझ में आ गया है। इसे से संबंधित एक चीज और होती है। चलो इससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं। एक होता है हमारा टोरॉइड। टोरॉइड भी एक प्रकार की सोलेनोइड ही है। टोरॉइड अपने आप में क्या है? एक सोलेनोइड ही है। लेकिन टोरॉइड को हम क्या करते हैं? टोरॉइड। टोरॉइड भी क्या है? एक प्रकार के सोलेनोइड। लेकिन जो ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनको हम एक सर्कल के फॉर्म में दे देते हैं। कैसे फॉर्म में दे देते हैं? सर्कल फॉर्म में दे देते हैं। जैसे ये मैंने इसको ऐसा बना दिया, और ये, तो ये इस टाइप से इसको बना दिया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इसको हम बोलते हैं टोरॉइड। क्या बोलेंगे बच्चों? टोरॉइड बोलेंगे। ठीक है। ये यहां से धारा आई प्रवाहित करेंगे, यहां से धारा
आई बाहर होगी। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। इसके बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। लेकिन इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र जो अंदर बनेगी वह वही रहेगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जैसा कि वो सोलोनॉइड में है वैसा का वैसा ही। तो ये चीज भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब मेन हमारा ये टॉपिक नहीं है, मेन हमारा टॉपिक है, देखते हैं क्या है। देखिए एक क्वेश्चन है 2018 में आया है, किसी लंबी परिनलिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए बच्चों, तो पहले हमें समझना है कि स्वप्रेरकत्व क्या होता है। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा भी हमें पता होनी चाहिए। तो स्वप्रेरकत्व की सिंपल सी परिभाषा अगर मैं लिखूं, स्वप्रेरकत्व को हम कैपिटल एल से दर्शाते हैं और ये होता है चुंबकीय फ्लक्स बटे धारा। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर कहीं पर आ जाए कि स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं या सेल्फ इंडक्टेंस किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब चुंबकीय फ्लक्स तथा धारा के अनुपात को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। साथ ही साथ इसका एसआई मात्रक की बात करें तो आप याद रखिए, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है बच्चों? हेनरी होता है। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, किसी लंबी परिनलिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी है कि स्वप्रेरकत्व बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये वही है लंबी परिनलिका। तो मैंने अभी परिनलिका के बारे में बता दिया था, ये हमने ले ली एक लंबी परिनलिका है ना, जिसकी लंबाई हमने क्या ले ली है? एल ले ली है। इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है? आई। इस सोलेनोइड को चाहे तो एस लिख दो। इसमें क्या क्या है ये याद रखिएगा, एन फेरों की संख्या है, संख्या घनत्व ये हमने लिखा है, आई धारा है, और ये क्या है? ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये माना है हमने ना, ये सारी चीजें हमने, ये डायग्राम बनाना जरूरी है किसी भी डेरिवेशन के लिए। अब आते हैं, हम जानते हैं किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसा कि मैंने अभी बताया था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमारा ये हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और इसी को म्यू नॉट स्मॉल एन को हमने क्या लिखा है? कैपिटल एन अपॉन एल और इंटू आई। लेकिन आपको पता है स्वप्रेरकत्व की परिभाषा अभी अभी जैसे मैंने यहां पर बताया है, ये चुंबकीय फ्लक्स है, तो एल बराबर अगर चाहे तो इसको बी लिख दो, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स बटे धारा। यहां तक समझ में आ गया है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अतः परिनलिका से संबद्ध कुल फ्लक्स की बात कर रहे हैं। कुल फ्लक्स होगा तो हमने टन से गुणा करना है, जितना फ्लक्स हम निकालें, जितने फेरों की संख्या हो जाती है उतने टाइम फ्लक्स बन जाता है। तो ये एन बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, जहां पर फाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। मतलब कुल फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा? कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान आ जाएगा एन बी ए। और हमें ये तो पता है कि किसी सोलोनॉइड के अंदर या परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। अब क्या करना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला है हमारे पास कि L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। तो फाई का मान हमने यहां से रखा है एन बी ए, और आई तो ऑलरेडी हमारे पास है। अब बी का मान हमने यहां से रख दिया बच्चों, यहां से रख दिया, तो ये एन, ये बी का मान हो जाएगा। तो बी का मान क्या है? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, और अपॉन में क्या आ रहा है? एल, तो एल हो गया। लेकिन एक एन ये है और ए ये है, तो ये एन ये भी लिखा और ये भी लिखा, और ये अपॉन में क्या आ रहा है? आई। तो ये आई से ये आई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब बचा कौन है? तो बचा है ये जो हमें कैलकुलेट करना था। तो क्या कैलकुलेट करना था? एल का एक्सप्रेशन, वो भी किसी लंबी परिनालिका के लिए। तो हमारे पास एल का एक्सप्रेशन आ जाएगा, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। और साथ ही साथ इसमें लिख दीजिएगा हेनरी, साथ ही साथ इसमें क्या इकाई भी लगा सकते हैं? हेनरी। यदि ये कब? जब वायु या निर्वात भरा हो परिनलिका के अंदर, मतलब ये परिनलिका है, इसके अंदर क्या हो? सिर्फ वायु या निर्वात। अगर कहें कि इसके अंदर कोई माध्यम भरा हो, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप म्यू नॉट की जगह म्यू माध्यम या म्यू नॉट म्यू आर लिख सकते हैं, एन स्क्वायर ए अपॉन एल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब स्वप्रेरकत्व जो होता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वप्रेरकत्व जो होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब है अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है उसका बढ़ा दिया जाए तो स्वप्रेरकत्व का मान भी बढ़ जाएगा।
फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। फेरों की संख्या का वर्ग अगर बढ़ा दिया जाए, मतलब फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो स्वप्रेरकत्व भी बढ़ जाएगा। और लंबाई के व्युत्क्रमणुपाती होता है, मतलब अगर सोलेनोइड की लंबाई बढ़ाती जाती है तो स्वप्रेरकत्व कम हो जाएगा, और अगर इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। और साथ ही साथ स्वप्रेरकत्व चुंबकशीलता पर भी निर्भर करता है, मतलब जितने ज्यादा माध्यम का चुंबकशीलता होगी उतना ही स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया। एक चीज ये याद रखें, स्वप्रेरकत्व धारा पर निर्भर नहीं करता है। यहां पर ये लॉन्ग सोलेनोइड की दिख रहा है कहीं पर? नहीं। चलो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। अच्छा, इसी में एक चीज और आ जाता है कि जो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसी सोलेनोइड की या परिनलिका की या कुंडली की स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है U हाफ एल आई स्क्वायर। मतलब स्वप्रेरकत्व के फॉर्म में अगर स्थितिज ऊर्जा पूछे तो हाफ एल आई स्क्वायर होगा। ये ध्यान रखिए, एल स्वप्रेरकत्व, आई धारा है किसी कुंडली में, ये इसकी अगर स्थितिज ऊर्जा मतलब ऊर्जा की बात करें तो ये ऊर्जा होती है, ठीक है, सोलेनोइड के परिनलिका के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है या देखा गया है कि दो परिनलिका जो कोएक्सियल है, मतलब उनकी एक्सिस एक जैसी है, कि अननोन प्रेरकत्व हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए, या फिर m बराबर म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l ज्ञात कीजिए। देखिए जैसा कि हमने ये लिया है, यहां पर आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, एक सोलेनोइड ऊपर से ले ली है, ये वाली सोलेनोइड ऊपर से ले ली है, और दूसरी सोलेनोइड उसके अंदर ले ली है, और दोनों सोलेनोइड के की एक्सिस जो है वो समान है, मतलब एक ही है, मतलब उनके केंद्र से कोएक्सिस है ना। यहां पर ए दोनों का हमने एक आइडियल कंडीशन में ले, दोनों का क्षेत्रफल ए माना है, और एल क्या है, दोनों की लंबाई एल मान ली है, और ए जो पहले वाली जो परिनालिका है उसमें फेरों की संख्या n1 है और दूसरे वाली का n2 है। पहले वाली में धारा जो है वो धारा i1 है और दूसरे वाले में जो धारा है वो i2 है। अब एक चीज याद रखना है आपको, आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है किसी भी परिनालिका के अंदर, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। तो इसमें देखिए पहले वाले की बात करेंगे तो म्यू नॉट और उसका टर्न्स और उसमें धारा जो है वो, और अपॉन में लंबाई, एल तो दोनों के लिए कॉमन लिया है। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे में n2 आ जाएगा। यहां तक भी समझ में आ गया? ये शॉर्ट बता रहा हूं, ज्यादा इसमें डिटेल में ना बताकर इसके बारे में शॉर्ट में बता रहा हूं। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस या इसको अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए तो ये भी लगभग वैसा ही हो जाएगा जैसे स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दी थी, फाई अपॉन आई। इसमें थोड़ा सा चेंज ये हो जाएगा, जिसका आप अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना चाहते हैं जिस कुंडली का, उसका अन्योन्य प्रेरकत्व, लेकिन धारा कौन सी होगी, दूसरे की होगी। जैसे मैं अगर अन्योन्य प्रेरकत्व किसका एम एम 2 1 निकालना चाहता हूं तो ये हो जाएगा 5 2 1, और धारा क्या हो जाएगी बेटा 1। ये ध्यान रखना, मतलब दूसरे का अन्योन्य प्रेरकत्व तो पहले के सापेक्ष, दूसरे का फ्लक्स पहले के सापेक्ष बटे धारा फर्स्ट किया जाएगा। यहां तक समझ में आया? चलो पहले इसको हटा देता हूं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा इसको समझा दूंगा। ओके बच्चों देखो, अब हमें पता है, ओ सॉरी 5 लिख देता हूं इसको, 5 2 1। हमें पता है दूसरे में जो फ्लक्स होगा वो पहले की चुंबकीय फील्ड के कारण हो रहा है, तो दूसरे का फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ टर्न्स किसके होंगे, दूसरे के, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 1 की, और दोनों के लिए एरिया तो एकांक क्षेत्रफल तो एक जैसा ही माना है। तो इसमें हमने लिखा दूसरी सोलोनॉइड का मतलब द्वितीयक परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व तो पहले के सापेक्ष तो 2 5 2 1 डिवाइडेड बाय 1। अब आपने क्या कर लिया, 5 2 1 का मान यहां रखा, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो यह जाएगा m21 इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l, मतलब ये लगभग ऐसे ही आ जाएगा। अब इसका ही उल्टा, इसी जिसका ये किया तो n1 की जगह n2 आ गया, n2 की जगह n1 आ गया, a की जगह a, और ये इस टाइप से आ गया। क्या यहां तक समझ में आ गया? नोट कर लें, मतलब इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ओके। अगर मैं मान के चलूं कि जो दो कुंडली है,
वो हमें अन्योन प्रेरकत्व की अन्योन प्रेरकत्व जो है वो स्व प्रेरक की तरह व्यवहार कब करेगा? तो अगर आप n1 बराबर n2 कर दो और इनको n कर दो तो बताओ आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? तो एक्सप्रेशन बन जाएगा L, आपका m बराबर आया था, m बराबर क्या था बच्चों? m बराबर था, बताओ, m बराबर था आपका म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l था। लेकिन आप अगर मान लो दोनों के फेरों की संख्या भी अगर आपने समान कर दी तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n1 भी n हो गया, n2 भी n हो गया, तो n स्क्वायर a अपॉन l। मतलब ये क्या हो गया? अन्योन प्रेरकत्व ही क्या बन गया? स्व प्रेरकत्व। ठीक है, ओके। इसके बाद ये हमने अन्योन प्रेरकत्व की बात कर ली। अगर मैं इसके बात करूं कि ये कौन से कारकों पर निर्भर करता है, तो बच्चों जैसा कि मैंने पहले बताया है, जैसे पहले वाले का भी बताया कि इन कारकों पर निर्भर करेगा, ये भी उसी कारकों पर है, सिर्फ इसमें चेंज क्या आ गया है, इनमें दोनों के फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा। मतलब प्राथमिक जो कुंडली या प्राथमिक जो परिनालिका है उसके भी समानुपाती, दूसरे हैं उसके भी समानुपाती, एरिया के भी समानुपाती, बट लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, वही के वही माध्यम आ जाएंगे, ये याद रखिए। उसमें एन स्क्वायर में एल किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर के। यहाँ पर जो कैपिटल एल मतलब कैपिटल एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n1 के भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n2 के भी। आई होप ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में करवाया है, थोड़ा सा अगर इसको लंबा करते तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैंने रिवीजन पर्पज से ये वीडियो बनाया है, तो आई होप बेसिक चीजें इसकी आपको समझ में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो डिवाइस है वो ट्रांसफॉर्मर आएगी, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू, आई होप समझ में आया होगा। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।